तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का आपका जो पॉलिटिकल साइंस का प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, जो आपका टर्म 2 के लिए कह सकते हैं 2021-22 सेशन के लिए इवनिंग शिफ्ट का। जी हाँ बच्चों, इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है इसका ये सॉल्यूशन वाला वीडियो होने वाला है, जिसके अंदर हम ये पेपर पूरा का पूरा सॉल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि पेपर आया कैसा था। अगर मैं वैसे ही आपको ओवरव्यू बता दूं कि पेपर आपका कैसा आया था, तो मॉडरेट पेपर आया था, ना ज़्यादा टफ ना ज़्यादा इजी, ठीक है, कह सकते हैं बीच वाला जो होता है ना, मध्यम पेपर, वैसा आया था। इससे पहले मैंने मॉर्निंग शिफ्ट का भी पेपर सॉल्व करवा दिया है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग इवनिंग शिफ्ट के पेपर को देखने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ये इवनिंग शिफ्ट का पेपर है आपका, यहाँ देख सकते हैं आप। जो ये पेपर का टाइम अलाउ किया जाता है आपको 2 घंटे का किया जाता है। अधिकतम अंक जो दिए जाएंगे इस पेपर के आपको 40 नंबर दिए जाएंगे। नीचे चलते हैं बच्चों, हम लोग सामान्य निर्देश की अगर बात करें तो 3 सेक्शन में डिवाइडेड है ये पेपर। 2 नंबर वाले, आपके 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले क्वेश्चंस आए हैं इस पेपर में। 2 नंबर वाले 8 क्वेश्चन आए हैं, 4 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आए हैं और 6 नंबर वाले 2 क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे आपके, उनका आंसर आपको 50 शब्दों में देना था। 4 नंबर वाले जो क्वेश्चंस थे आपके, उनका आंसर आपको 100 शब्दों में देना था। और जो आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चंस थे, उनका आंसर आपको 170 शब्दों में कम से कम देना था। तो चलिए बच्चों, एक एक करके अब हम लोग जो है सो क्वेश्चन आंसर्स को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों सेक्शन ए में कि सत्ता के नए केंद्र के किन्हीं 4 संगठनों के नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ एनी 4 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ठीक है। तो 3 मैंने लिख दिया है, एक आसियान आप लिख सकते हैं, एक यूरोपीय संघ लिख सकते हैं, एक आपका ब्रिक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन बेसिकली यही बोल रहा है कि जो सत्ता के नए केंद्र उभर करके आ रहे हैं, नए नए संगठन आ रहे हैं, तो उन संगठनों में से 4 संगठनों के आपको नाम लिखने हैं, ठीक है। तो मैंने 3 लिख दिया है आपके लिए, आसियान, यूरोपीय संघ और आपका ब्रिक्स, ठीक है। 3 लिख दिया है, एक संगठन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आगे चलते हैं, इसी पहले क्वेश्चन में ही आपको अथवा देखने को मिल रहा है। देखिए सेक्शन ए में जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो क्वेश्चन होंगे आपके मेनली 2 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर जो है सो कि देख सकते हैं, एक बार हम थोड़ा सा जनरल इंस्ट्रक्शंस खोल लेते हैं। तो देखिए वही बताया गया है कि सेक्शन ए में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जो है अधिकतम 50 शब्दों में आपको देना है। लेकिन नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको अथवा में क्वेश्चन पूछ रखा है, ठीक है। अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि यूरोपीय संघ गठन के कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। ये भी 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 4 उद्देश्य बताने हैं कि क्यों यूरोपीय संघ का जो है सो कि गठन हुआ था। तो हमारा जो आंसर की है वो बोल रहा है कि सी द करंट टैब। तो चलो भैया देखते हैं। तो क्या बोला है, यूरोपीय संघ के गठन के कोई 4 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो यूरोपीय संघ के गठन जो है ये समझ लेते हैं। देखिए यूरोपीय संघ से आप क्या समझते हैं। यूरोपीय संघ जो है यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है और यूरोपीय संघ का विश्व स्तर में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, उसमें बहुत ही अहम स्थान ये रखता है। कौन? यूरोपीय संघ आपका, ठीक है। तो ये है आपका यूरोपीय संघ के बारे में कुछ बेसिक डिटेल। यहाँ पर क्या बोला है, यूरोपीय संघ के कोई 4 उद्देश्य लिखना है आपको, ठीक है। तो यूरोपीय संघ के कोई 4 उद्देश्य लिख देंगे इस तरह से कि जैसे यूरोपीय संघ चाहता है कि वो आर्थिक क्षेत्र में विकास करे। आज के टाइम पे भी यूरोपीय यूनियन का अगर आप देखेंगे तो वो चाहता है कि पूरे विश्व भर में उसका नाम हो, और वो हो भी रहा है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ भी है कि यूरोपीय संघ यूरोप के देशों का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन है। और ये क्या है, इसके उद्देश्यों की अगर बात करें तो ये विश्व स्तर पर चाहता है कि इसका आर्थिक दबदबा हो, राजनीतिक दबदबा हो, ठीक है। ये आर्थिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जो है सो कि आगे बढ़े। तो ये बढ़ भी रहा है, ठीक है ना, और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता भी है। तो इस तरह से 2 नंबर में आपको लिख देना था। 2 नंबर में कुछ ज्यादा लिखना नहीं होता है, ठीक है। तो आई होप के क्वेश्चन समझ में आया होगा। 4 उद्देश्य लिखने थे तो इस तरह से 4 उद्देश्य आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, ठीक है। तो आसियान की स्थापना क्यों की गई थी, देखिए ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपका आंसर दिखा रहा हूँ क्वेश्चंस के, तो डायरेक्ट मैं अपना जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कराए थे तो उसी में से दिखा रहा हूँ। तो आसियान संगठन जो उसकी स्थापना हुई थी तो उसके उद्देश्य पूछा है यहाँ पर बेसिकली कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी।
तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए आसियान की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 5 देशों के द्वारा बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करके 1967 में किया गया था। आसियान का फुल फॉर्म यहाँ आप देख सकते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संघ बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर हम इसके मेन उद्देश्य कि मेन एम क्या था, मुख्य लक्ष्य क्या था कि आसियान को बनाया गया, तो मुख्य वो था कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना और इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। ये मेन आंसर बनेगा आपका कि आसियान की स्थापना क्यों की गई थी। तो आसियान की स्थापना इसलिए की गई थी क्योंकि सदस्य देशों के जो आर्थिक विकास है, यानी कि जो भी इसके मेंबर्स हैं उनका इकोनॉमिकल जो डेवलपमेंट है वो हो, और दूसरा आप ये लिख सकते हैं कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना। तो एक ये लिख सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो बोला गया है WSF का पूर्ण रूप लिखिए और इसके तहत कौन कौन से कार्य होते हैं वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो WSF का पूर्ण रूप आपको मैं बताना चाहूँगा, वर्ल्ड सोशल फोरम बोलते हैं इसको, यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड सोशल फोरम। और यह एक नव उदारवादी वैश्वीकरण के विरोध का एक मंच है, विश्वव्यापी मंच ठीक है। मंच है मतलब कि एक तरह से एक स्टेज है जहाँ पर क्या होता है, जो आपके वामपंथी लोग हैं वो लोग आते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही चीज पूछा था कि WSF का पूर्ण रूप क्या है एक नंबर में। तो WSF का पूर्ण रूप है वर्ल्ड सोशल फोरम। और इसके तहत कौन से कार्य होते हैं, तो इसके तहत जो कार्य होते हैं बच्चों, वो मैंने आपको बताया कि वैश्वीकरण का विरोध का एक विश्वव्यापी मंच है। इसके तहत मानवाधिकार, जो मानव अधिकार होते हैं, ठीक है, कार्यकर्ता, पर्यावरणवादी, मजदूर जो होते हैं, युवा, महिलाएं, कार्यकर्ता आते हैं और वैश्वीकरण का विरोध करते हैं, ठीक है ना। 1999 में सिएटल में विश्व व्यापार संगठन की मैत्री संधि का विरोध हुआ, जिसका कारण जो है सो कि आर्थिक रूप से ताकतवर देशों द्वारा व्यापार के अनुचित तौर तरीकों के विरोध में, ठीक है। तो ये अलग चीज है आपका। यहाँ पर मुख्यतः आप ये समझिए कि वैश्वीकरण जो है सो कि आपका क्या है, एक मंच प्रोवाइड करवाता है पूरी दुनिया को, जहाँ पर आप जा करके वैश्वीकरण का विरोध कर सकते हैं WSF में। तो 2 नंबर के लायक आप जो है सो कि इतना अगर लिख देंगे इतना तक, तो इजीली आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन मैंने एज इट इज करा रखा है आपको कि गठबंधन सरकार से मतलब गठबंधन सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ये रहा आपके सामने आंसर कि गठबंधन सरकार से क्या अभिप्राय है, वही चीज है। देखिए गठबंधन सरकार क्या होता है ना, एक से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा मिलकर के सरकार बनाना गठबंधन सरकार कहलाती है। जब एक पार्टी से सरकार नहीं बनती है तो क्या होता है, एक से अधिक राजनीतिक दल मिल जाते हैं और उनके मिलने के बाद जो सरकार बनती है ना, उसको ही हम लोग गठबंधन की सरकार कह देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, 5वां क्वेश्चन देखिए कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभावों का वर्णन करना है आपको। तो वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक एवं विश्व व्यापार संगठन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आर्थिक नीतियों का निर्णय, इन संस्थाओं में धनी, प्रभावशाली एवं विकसित देशों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बेसिकली यही पूछा है कि वैश्वीकरण के आर्थिक प्रभाव आपको बताना है। तो आर्थिक प्रभाव में ये लिख सकते हैं आप कि जो वैश्वीकरण है उसके अंदर आप देखेंगे तो इन जैसी संस्थाएं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF जैसी संस्थाएं, ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन जैसी संस्थाएं का अहम योगदान है। अगर आर्थिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं विश्व व्यापार वैश्वीकरण के अंदर, तो ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि जो धनी देश है, विकसित देश है, उनका दबदबा देखने को मिलता है। उसके हिसाब से यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि आयात प्रतिबंधों में अत्यधिक कमी देखने को मिलती है हमें। उसके बाद बताया गया है कि पूंजी के प्रवाह, आयात प्रतिबंध मतलब कि जो आयात का प्रतिबंध है, मतलब इंपोर्ट करने पे जो बैन लगाया गया है उसके अंदर कमी देखने को मिलती है। उसके बाद बताया गया है कि पूंजी के प्रवाह से पूंजीवादी देशों को लाभ पर हुआ है, परंतु श्रम के निर्बाध प्रवाह न होने के कारण विकासशील देशों को कम लाभ हुआ है। मतलब कहने का यह है कि जो विकासशील देश है उनको कम लाभ मिला है आर्थिक वैश्वीकरण की अगर हम बात करें तो प्रभाव की, और जो विकसित देश है उनको ज्यादा लाभ देखने को मिला है। विकसित देश द्वारा वीजा नीति द्वारा लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा देते हैं कि मतलब जो विकसित देश होते हैं वो वीजा नीति के तहत क्या करते हैं कि जो विकासशील देश है उनके लोगों पर मतलब प्रतिबंध लगा देते हैं कि भाई तू मेरे देश में नहीं आ सकता।
बस इतना ही आप लिख देंगे 2 नंबर के क्वेश्चन में, तीन इसमें से 2-3 पॉइंट उठा करके, तो आपको इजीली 2 नंबर मिल जाएंगे। नीचे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए कि साफ्टा का शाब्दिक अर्थ लिखिए तथा इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो साफ्टा का शाब्दिक अर्थ कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, साउथ एशियन फ्री ट्रेड जो है सो कि एरिया इस तरह से होता है। जनवरी 2004 में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में सार्क ने ऐतिहासिक दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता यानी कि साफ्टा पर हस्ताक्षर किए। ठीक है ना, और उसके बाद साफ्टा पता चल गया आपको, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार जो है सौदा, ये साफ्टा है। और बोला है कि इसके किन्हीं 2 उद्देश्यों का आपको क्या करना है, वर्णन करना है। तो 2 उद्देश्य इस तरह से आप लिख सकते हैं कि दक्षिण एशिया के जो क्षेत्र है युक्त व्यापार संबंधित बाधाओं को दूर करना, मतलब व्यापार ढंग से कर सके बिना रोक टोक के। उसके बाद व्यापार पर जो प्रशुल्क लगता है, टैक्स वगैरह लगता है, प्रतिबंधों के सभी प्रकार को समाप्त करने का प्रयास करते हुए अधिक उदार व्यवस्था स्थापित करना, यानी कि जो भी टैक्स वगैरह लगता है वो कम से कम लगे, शुल्क कम से कम लगे, और क्या है, व्यापार हो सके अच्छी तरीके से, इसलिए साफ्टा को बनाया गया। साफ्टा का फुल फॉर्म है आपका दक्षिणी एशियाई मुक्त व्यापार सौदा। ठीक है ना, तो ये 2 नंबर में इतना ही लिखना था आपको। आगे चलते हैं, अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन कि राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है। भारत में 18 माह का राष्ट्रीय आपातकाल कब और किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था। ठीक है, तो वो आपको बताना है। तो देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल जो है 25 जून 1975 से 18 माह तक लगाया गया था ये। ठीक है, 25 जून 1975 को आपातकाल लगाया 18 महीने के लिए। अनुच्छेद 352 के प्रावधान के तहत अशांति के तहत भारत में आपातकाल लागू रहा, और भारत में देश की अखंडता व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए समस्त शक्तियां जो है केंद्र सरकार के पास चली गई थी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय आपातकाल से क्या अभिप्राय है। ठीक है ना, और ये 18 महीने तक का आपातकाल कब लगाएगा और किसके अंतर्गत लगाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको, ये जो आपातकाल से अभिप्राय है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल से अभिप्राय होता है कि जब क्या होता है ना, देश में अगर कोई अंदरूनी दिक्कत वगैरह हो, ठीक है ना, ये उस टाइम की बात बता रहा हूँ, तो क्या होता है कि सरकार आपातकाल लगा देती है, उसमें क्या होता है, सारी शक्तियां केंद्र के पास चली जाती है, यानी केंद्र सरकार के पास चली जाती है। इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है ना, जिसके अंदर देश में व्यक्तियों के अधिकारों को छीन लिया जाता है देश हित में। और भारत में 18 महीने का जो है सो कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लगाया गया, 25 जून 1975 को। और किसके अनुच्छेद के तहत लगाया गया था बच्चों, ये लगाया गया था आपका अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला है हमारा कि नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा, तो देखिए ये मैंने आंसर लिख रखा है आपके लिए कि भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में अपनाई गई थी, जिसके अंतर्गत भारत ने 3 चीजों को प्राथमिकता दी थी। LPG जिसको आप कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है ना, यानी कि उदारीकरण, निजीकरण और आपका वैश्वीकरण, इन 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो वही चीज, नई आर्थिक नीति से क्या अभिप्राय है, तो नई आर्थिक नीति जो है भारत ने 1991 में अपनाई थी, जिसमें भारत ने 3 चीजों पर ज्यादा ध्यान दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उसके बाद आगे चलते हैं बच्चों, सेक्शन बी में आ गए हम लोग। सेक्शन बी में बोला है कि क्या वर्तमान समय में आसियान प्रासंगिक है, स्पष्ट कीजिए। 4 नंबर का क्वेश्चन है, इज आसियान रिलेवेंट इन प्रेजेंट टाइम्स, एक्सप्लेन। ठीक है ना, कुछ इसी तरह का अगर आपको याद हो क्वेश्चन पूछता है आपका यूएनओ के संदर्भ में कि क्या यूएनओ आज भी प्रासंगिक है, या फिर क्या गुटनिरपेक्षता आज भी प्रासंगिक है, आज भी वैल्यू है। तो हाँ या ना में आपको जवाब देना, अगर हाँ तो क्यों प्रासंगिक है, अगर ना तो क्यों प्रासंगिक है, तो उस हिसाब से आपको जवाब देना है। तो देखिए, आसियान आज भी प्रासंगिक है। अब क्यों है, क्योंकि उसने अपने मुख्य उद्देश्यों को प्राप्त किया। उसका उद्देश्य क्या था कि सदस्य देशों के आर्थिक विकास को तेज करना। ठीक है ना, जो 10 उसके परमानेंट मेंबर्स है, तो उनका जो आर्थिक विकास है वो तेज हुआ है। इसका एक और उद्देश्य था कि इसके द्वारा सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना, इसने ये भी किया है। ठीक है ना, आप ये भी लिख सकते हैं कि कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र संघ के नियमों का पालन करते हुए क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा दिया है। उसी में एक चीज आप ये नोट डाउन कर देंगे कि आसियान शैली के बारे में बात कर देंगे। देखिए, आसियान की अपनी एक शैली है, जिसमें आसियान क्या कहता है कि हम अनौपचारिक रूप से टकराव रहित
किसी को टकराव रहित और सहयोगात्मक यानी सहयोग करके मेल मिलाप का नया उदाहरण पेश करके आसियान ने काफ़ी यश कमाया है, यानी कि काफ़ी फेम कमाया है। इसे ही आसियान शैली कहा जाता है। तो इसमें भी काफ़ी हद तक ये जो है सो कि सफल रहा है। तो ये कुछ कारण है, इनको मिक्सअप करके आपको हाँ में जवाब देना है। अगर आप ना में जवाब देते हैं कि अभी भी आसियान प्रासंगिक नहीं है, तो क्यों नहीं है वो आपको बताना है। मेरा जवाब हाँ में था, तो मैंने आसियान की अच्छाइयाँ बता दी और प्रेजेंट टाइम में आसियान आज भी रिलेवेंट है, पूरी दुनिया उस आसियान का लोहा मानती है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें इस तरह से लिख सकते हैं। ये 10वां क्वेश्चन काफी टफ लग रहा था बच्चों को कि एकात्मक मानववाद क्या है, इस विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, समझाइए, ठीक है। तो देखिए एकात्मक मानववाद की अगर मैं बात करूं तो ये इस वाले चैप्टर से है, आपका जो लास्ट ये क्या बोलते हैं आपातकाल वाला चैप्टर आ जाता है ना, उधर वाले चैप्टर से है। देखिए एकात्मक मानववाद के बारे में दीनदयाल उपाध्याय तथा एकात्मक मानववाद, इस बंदे ने, इस व्यक्ति ने एकात्मक मानववाद जो है उसके बारे में बताया है। देखिए क्या बोला है उन्होंने कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक दार्शनिक, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थे। उनके प्रदर्श को एकात्मक मानववाद कहा गया, ठीक है ना। उनका जो प्रदर्श था उनको एकात्मक मानवतावाद कहा गया, ठीक है, मानववाद सॉरी, जो एक स्वदेशी सामाजिक आर्थिक प्रतिमान का प्रतिपादन है, जहां मानव का केंद्र होता है, व्यक्ति तथा समाज की आवश्यकताओं के मध्य समन्वय स्थापित करने हुए प्रत्येक जो मानव है उसके एक गरिमाई जीवन सुनिश्चित करना, जो है सो कि एकात्मक मानववाद का उद्देश्य है। एकात्मक मानववाद जो है संसाधनों के संपोषित उपभोग का समर्थन करता है, जिससे इन संसाधनों की पुनः पूर्ति हो सके। यह न केवल राजनीतिक अपितु आर्थिक तथा सामाजिक लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता को भी बढ़ाता है। चूंकि यह सिद्धांत विविधता का संवर्धन करता है, भारत जैसे विविध राष्ट्र के लिए यह श्रेष्ठ कर है, ठीक है ना। एकात्मक मानववाद का दर्शन निम्न 3 सिद्धांतों पर आधारित है। एक है आपका समग्रता की प्रधानता, ठीक है, प्रधानता, दूसरा है आपका धर्म की सर्वोच्चता और तीसरा है समाज की स्वायत्तता, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते थे। तो ये था आपका एकात्मक मानववाद क्या है और इस जो विचारधारा का प्रतिपादन किसने किया, ये आपको समझाना था। तो मैंने बता दिया आपको दीनदयाल उपाध्याय के बारे में, उन्हीं के बारे में बेसिकली आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देना था और ये बारे उन्हीं ने इन चीज़ों के बारे में हाईलाइट किया था, बताया था। उसके बाद है ये मैप दे दिया है आपका, तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है आपसे बेसिकली, ठीक है। तो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है कि वह देश जहां सार्क का मुख्यालय है आपका, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे काठमांडू नेपाल लिख देंगे आप, ठीक है। ये आंसर की निकाल लेता हूँ, मैंने ये आंसर की बनाया हुआ आपके लिए। ये देखिए ये काठमांडू नेपाल के अंदर सार्क जो है उसका मुख्यालय है। उसके बाद बोल रहा है वह देश जहाँ 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था, ठीक है ना। तो 13वां शिखर सम्मेलन ढाका बांग्लादेश में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए ये रहा आपका ढाका बांग्लादेश, ए वाला। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि 2005 में किस देश को सार्क में शामिल करने की सहमति बनी थी, तो वो बनी थी बच्चों अफगानिस्तान की। यहाँ पर अफगानिस्तान है, ठीक है, इधर इधर ये वाला जहाँ पे आज तालिबान का शासन आपको देखने को मिलता है, ये वाला अफगानिस्तान है। अगला क्वेश्चन है कि 2016 में भारत ने जिस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया, ठीक है ना, 2016 में भारत ने किस देश के सार्क सम्मेलन का बहिष्कार किया था, तो वो था पाकिस्तान आपका, ठीक है, ग्लोबल टेररिस्ट हब। उसके बाद आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे सेक्शन सी आ गया है बच्चों। सेक्शन सी में क्या बोल रहा है कि दक्षिण एशिया के देशों के बीच आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षिण सार्क की भूमिका और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक चीज तो सही था कि देखिए दक्षिण एशिया के देशों के बीच की बात कर रहा है, ठीक है, उसमें क्या है आर्थिक सहयोग की राह तैयार करने में दक्षिण यानी सार्क की भूमिका क्या रही है, तो ये तो चलो बच्चा एक्सप्लेन कर देगा, लेकिन इसमें क्या है कि और सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है, आलोचनात्मक, ध्यान रखिएगा। तो आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ पर ये आ गया आपका, ये रहा देखिए सार्क के बारे में आपको बेसिकली लिख देना है। सार्क की जो उपलब्धियां हैं उनमें से थोड़ा सा पॉइंट लिख देंगे, जैसे कि देखिए सार्क का क्या फुल फॉर्म होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसने आर्थिक विकास को कैसे तेज किया है, तो सार्क देशों ने क्या किया है कि मिल करके आर्थिक विकास को तेज करने के लिए जो है सो कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे कई बार साइन करने की कोशिश की है,
ठीक है ना। इस तरह से अपने सीमा विवाद को सुलझाने का प्रयास किया। बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है कि आलोचनात्मक, इनकी सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। दक्षेश की जो कह सकते हैं सार्क के जो देश है ना, इनकी जो सीमाएं है ना, इनमें काफी कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, काफी दिक्कतें देखने को मिलती है। तो 6 नंबर का अपने हिसाब से आपको बना करके लिखना था, जो कि इस क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए इसका आंसर बनना चाहिए। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सार्क सदस्य देश जो है मालदीव के विषय में आप क्या जानते हैं। भारत मालदीव के बीच संबंधों का आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो मालदीव के बारे में आपको बताना है बेसिकली। तो मालदीव के बारे में बता देते हैं। देखिए, मालदीव 1968 तक सल्तनत हुआ करता था। ठीक है ना। 1968 में यह एक गणतंत्र बना और शासन की अध्यक्षतात्मक प्रणाली अपनाई गई। 2005 के जून में मालदीव की संसद ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में एक मत से मतदान दिया। उसके बाद है मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी एमडीपी का देश के राजनीतिक मामलों में प्रभुत्व देखने को मिला। उसके बाद 2005 के बाद मालदीव में लोकतंत्र मजबूत हुआ, क्योंकि इस चुनाव में विपक्षी दलों को कानूनी मान्यता दे दी गई। उसके बाद बताया गया है कि मालदीव के साथ भारत के संबंध सौहार्दपूर्ण तथा गर्मजोशी रहे, यानी अच्छे संबंध भी रहे हैं, थोड़े खट्टे मीठे भी संबंध रहे कह सकते हैं। 1988 में मालदीव में भाड़े के सैनिकों द्वारा किए गए षड्यंत्र को नाकाम करने के लिए भारत ने वहां सेना भेजी थी। भारत ने मालदीव के आर्थिक विकास, पर्यटन और मत्स्य उद्योग में भी सहायता की है। भारत मालदीव के नवंबर 2020 में 4 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें मालदीव और भारत के रिश्ते को दिखाता है, कितना अच्छा रिश्ता है। उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना के लिए 2 समझौते ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं। ठीक है। खेल और युवा मामलों के सहयोग पर मालदीव भारत के बीच एक अच्छा जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है ना। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए भारत के 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के पैकेज जो दिया है, एक भाग के रूप में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। मतलब दोनों देशों ने काफी गहरे संबंध बनाए हैं अपने लिए, दोनों देश विकास करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका सार्क के अंदर जो मालदीव है और उसके भारत के साथ क्या रिलेशन है उसके बारे में। उसके बाद है 13वां क्वेश्चन कि गठबंधन सरकार के उदय के किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करें। तो इस तरह से आप 3 कारण लिख सकते हैं कि पहला कारण है गठबंधन सरकार के उदय का कि राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का कमजोर होना। दूसरा है क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का प्रादुर्भाव व सरकारों के निर्माण में बढ़ती भूमिका। और तीसरा है जातीय व संप्रदाय आधारित अवसरवादी राजनीति का उदय। ये 3 कारणों को आपको एक्सप्लेन करके लिख देना था, इजीली आपको यहाँ 6 नंबर मिल जाते। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन, इसमें अथवा में दिया हुआ है कि सुशासन किसे कहते हैं। भारत की वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा सुशासन स्थापित करने के उद्देश्य से कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है, वर्णन आपको करना है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने आपके लिए लिख रखा है। देखिए, सुशासन को इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस, से तात्पर्य किसी भी सामाजिक राजनीतिक इकाई जैसे नगर निगम, राज्य सरकार। ठीक है। उसके बाद बताया गया है राज्य सरकार आदि को इस प्रकार चलाना कि वह अच्छे परिणाम दे, यानी कि ऐसा गवर्नमेंट को ऐसे चलाओ कि अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला करके दे। सुशासन के अंतर्गत बहुत सी चीजें आती हैं, जिनके अंदर अच्छा बजट आता है, सही से प्रबंधन आता है, कानून के वगैरह का शासन आता है, हमारा सदाचार वगैरह आदि शामिल है। तो ये सारी चीजें आती हैं। और उसी के बाद बताया गया है कि भारत की वर्तमान, ये तो था सुशासन किसे कहते हैं। और बोला गया है कि भारत की जो वर्तमान केंद्र सरकार है उसके द्वारा सुशासन स्थापित करने हेतु, मतलब करने के उद्देश्य से कौन कौन से कार्यक्रम चलाए जा रही हैं। ठीक है, चला रही है, तो वो आपको वर्णन करना है। तो कुछ मैंने एग्जाम्पल लिख दिया है, जैसे कि आपको पता होगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चल रहा है, गरीब कल्याण योजना, गरीब अन्न योजना। ठीक है। उसके बाद चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, पीएम मोदी हेल्थ कार्ड वगैरह इन सब का योजना चल रहा है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना जिसके तहत सिलेंडर दिया जाता है, ठीक है, गैस सिलेंडर, तो ये चल रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है सुशासन के अंतर्गत। तो बस बच्चों, यही था आपका प्री बोर्ड का, क्लास 12 का प्री बोर्ड का इवनिंग शिफ्ट का, पॉलिटिकल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन वाला वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस बनाने के लिए। इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ। अगर मैं पेपर की बात करूँ तो मॉडरेट पेपर रहा था, आपके नंबर अच्छे आएंगे, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।